पिंकी और शिवानी की माँ का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से किशोर उन दोनों बहनों को अपने साथ अपने घर ले आया था। पर किशोर की बीवी सुमन को उन दोनों का वहाँ आना अच्छा नहीं लगा। माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? तू फिक्र क्यों करती है, मैं हूँ ना। रोना बंद करो मेरी बच्ची, अभी तुम्हारे मामा जिंदा हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं अपनी बहन की निशानी को इस तरह से परेशान होते हुए नहीं देख सकता। नहीं मामा जी, हम आपके साथ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ हमारी माँ की यादें हैं। भावनाओं में बहकर फैसला मत करो, तुम दोनों का यहाँ अकेला रहना सही नहीं है। चलो मेरे साथ, चलो। किशोर उन्हें अपने साथ लेकर आ जाता है। दरवाजे की घंटी बजाता है और सुमन बाहर आती है। आ गए तुम? खुद तो आए ठीक है, पर इन दोनों लड़कियों को क्यों लेकर आए हो? मेरी बहन के जाने के बाद उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। अब ये मेरे साथ ही रहेंगे इस घर में। मेरा घर गैया धर्मशाला है जो हर कोई यहाँ पर रहने के लिए आ जाएगा। तुम्हारी बहन जब तक जिंदा थी तो वो आती थी, चलो कोई बात नहीं, पर अब उसके जाने के बाद अब ये लड़कियां आ गई। मैं पूरा वक्त इन दोनों लड़कियों को नहीं झेल सकती। पता भी है महंगाई कितनी होती जा रही है। हमारा पूरा पड़ता नहीं है, इन दोनों लड़कियों के खर्च कौन उठाएगा? चुप हो जाओ भाग्यवान, मेरी बहन मेरी माँ के समान थी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। अब उसके बाद इन दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी मेरी है। सुमन वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। पूजा और शिवानी को ये बातें अच्छी नहीं लगती, पर वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए दोनों चुपचाप अंदर जाकर रहने लगती है। पर जब उसके मामा वहां से चले जाते हैं तो सुमन उसके सामने गुस्से में आकर खड़ी होकर कहती है, मामा की मेहरबानी से तुम लोग इस घर में रह सकती हो, पर उसके लिए तुम्हें काम करना होगा। मुफ्त में खाना नहीं मिलेगा, काम करोगी तो खाना मिलेगा और रहने के लिए छत मिलेगी, नहीं तो तुम्हें घर से निकालने में मुझे जरा सी भी वक्त नहीं लगेगा। मामी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम आपका सारा काम कर देंगे, पर प्लीज हमें इस घर से मत निकालिएगा, हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। दोनों बहनें रोना शुरू कर देती है। सुमन उनको रोता हुआ छोड़कर वहीं से चली जाती है। किशोर को किसी कारण बाहर जाना पड़ता है और वो 2-3 दिन बाद वापस आने वाला था। सुमन को यही मौका चाहिए था। दोनों बहनों को इस घर से निकालने का इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। मैं कुछ ऐसा दिमाग दौड़ाती हूँ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुमन उन दोनों को बहुत परेशान करना शुरू कर देती है। वो उनको बात बात पर मारना और डांटना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से दोनों बहनें बहुत परेशान हो जाती है। एक बार सुमन उनको गोलगप्पे बनाने के लिए कहती है, पर मामी हमें तो गोलगप्पे बनाना नहीं आता। अगर नहीं बनाने आते तो मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेकर आओ। पिंकी बाजार से सुमन के लिए गोलगप्पे लेकर आती है। सुमन प्लेट भरकर गोलगप्पे खाना शुरू कर देती है। दोनों बहनें उसका मुंह ताकती रह जाती है। शिवानी का गोलगप्पा खाने का बहुत मन करता है, पर वो सुमन से नहीं कह पाती। दीदी मेरा भी बहुत मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। अगर मामी के पास से गोलगप्पा बचा तो वो तू खा लेना। अभी अगर मामी से मांगेंगे तो मामी बहुत गुस्सा होगी। जब 2 गोलगप्पे बचते हैं तो पिंकी सुमन के पास ले जाकर गोलगप्पे मांगती है। आप मुझे ये 2 गोलगप्पे दे दो, मेरी बहन को बहुत मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। औकात देखी है अपनी? तुम्हारी औकात गोलगप्पे खाने की नहीं बल्कि बासी रोटी खाने की है। बासी रोटी रखी है, वही खा लो। मेरी खाने की हर चीज पर तुम दोनों की ही नजर रहती है, इसलिए मेरा खाया पिया मेरा शरीर पर नहीं लग रहा। कितनी पतली हो गई हूँ मैं। शिवानी फिर भी एक गोलगप्पा उठाकर खा लेती है, जिसे देखकर सुमन को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों को बहुत मारती है। तेरी हिम्मत कैसी होगी मेरे आगे से गोलगप्पे उठाने की? हाँ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माफ कर दो मामी, आगे से शिवानी ऐसा नहीं करेगी। तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। तुम दोनों ने मेरे घर रहने की बहुत बड़ी गलती की है। मैं वैसे भी तुम्हारी माँ को पसंद नहीं करती थी, तो तुमको भला कैसे पसंद कर सकती हूँ? पर मामा ही तो हमें लेकर आए थे। मामा अब यहाँ पर नहीं है। अब तो मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारी माँ के पास ही भेज दूंगी। तुम्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है ना? फिर वो दोनों बहनें अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है और भागकर एक नदी के पास रुकती है। तभी वहाँ एक विशाल गोलगप्पा प्रकट होता है। मैं एक विशाल गोलगप्पा हूँ,
अगर तुम चाहो तो इसमें आकर रह सकती हो। मेरे अंदर से बहुत सारे गोलगप्पे निकलेंगे जिन्हें बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मामी ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। दोनों बहनें उस गोलगप्पा घर में रहने लगती है। उससे निकलने वाले गोलगप्पों से अपना व्यापार शुरू करती है। जब सुमन को इस बात का पता चलता है तो वो उस घर को तोड़ने वहाँ पहुँच जाती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा गोलगप्पा! इसको तो मैं फोड़ कर ही मानूंगी। ये टूट जाएगा तो दोनों बहनें बेघर हो जाएगी। सुमन जैसे ही उस गोलगप्पे को तोड़ती है तो गोलगप्पा अपने अंदर से मिर्च की बौछार कर देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत जलन होती है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। ये सब जब पिंकी देखती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि उनका बदला पूरा हो गया। ये देखो, शिवानी मामी कैसे भागी जा रही है। एक वक्त था जब उन्होंने गोलगप्पे के लिए हमें इतना मारा था। आज इस गोलगप्पे ने हमारा बदला पूरा कर दिया। इस विशाल गोलगप्पे घर ने हमेशा हमारी मदद की है। अब हमें भी इसकी सहायता से लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं समझी नहीं। जिस तरह से हम एक दिन गोलगप्पे के लिए तरस रहे थे और हमारे पास पैसे नहीं थे, उसी तरह से बहुत से गरीब लोग होते हैं। अब हम उन गरीब लोगों को मुफ्त में गोलगप्पे बांटेंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा। शिवानी और पिंकी दोनों गोलगप्पे बेचने का काम शुरू करती है, जिसमें उनको बहुत फायदा होता है। शहर में सब उनके ही गोलगप्पे खाने आते हैं और वो गरीब लोगों में मुफ्त में गोलगप्पे बांटती थी, जिससे सभी लोग उनसे बहुत खुश होते थे। कोई कितने भी गोलगप्पे खाए, उसे कभी नुकसान नहीं होता था। वो खुशी खुशी अपना जीवन उस गोलगप्पा घर में बिताने लगी थी। धौलपुर गांव में रघु नाम का आदमी रहता था। हमेशा वो गरीबों की मदद करता था। उसे पता चला कि गरीब लोग सही से खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना इन सब गरीब लोगों के लिए खिचड़ी बनाया जाए। रघु ने ये सारी बात गांव के एक बुजुर्ग आदमी दीपा को बताया। ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। रघु अपने घर आकर खिचड़ी की व्यवस्था में जुट जाता है। रघु खिचड़ी बनाकर तैयार कर देता है। खिचड़ी भी तैयार हो गई है। गांव वाले भी आ रहे हैं। जल्दी से सबको खिचड़ी खिलाकर इन सब की भूख मिटा देता हूँ। गांव वाले रघु के घर आते हैं। गांव वाले बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार उनकी जो भूख है वो मिटने वाली है। खुश रहो रघु बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बस भगवान और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। रघु भैया, आप हमारी बहुत मदद करते हैं। आज से हम आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। ठीक है, पहले बैठ के सब कोई खिचड़ी खा लो। सब बैठकर खिचड़ी खाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में रघु बहुत ही मशहूर हो जाता है कि गरीबों का वो मसीहा है। ये बात गांव के जमींदार गोपी को सब बर्दाश्त नहीं होती। तभी रामू, आज इस रघु के कारण गांव में इतनी इज्जत कम हो गई है हमारी। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हैं। रामू, आज रात तुम जाओ और खिचड़ी का गैस तोड़ दो। बहुत तेज बारिश होने लगती है। रघु सोच में पड़ जाता है। बारिश के कारण बहुत सारे लोग खाना नहीं बना पाएंगे। रघु खिचड़ी बनाकर गांव वालों की मदद करना चाहता था। तभी राजू, कहाँ हो? यहाँ आना। जी रघु भैया, आपने मुझे बुलाया? राजू, बारिश के कारण लोग अपने घरों में खाना बनाकर खा नहीं पा रहे होंगे, तो तुम जाओ और पूरे गांव में बता दो कि कल हमारे यहाँ खिचड़ी बनेगी और सभी गांव वाले जो भूखे हैं वो आकर खा सकते हैं। राजू गांव वालों को बता देता है कि कल सबके लिए खिचड़ी रघु भैया के यहाँ बनेगी। ये सब सारी बात रामू सुन लेता है और भागते हुए जमींदार के पास जाता है। मालिक, मालिक, गजब हो गया। अरे क्या हुआ रामू? रघु भैया कल पूरे गांव वालों के लिए खिचड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ करना होगा मालिक, नहीं तो रघु गरीबों का मसीहा बन जाएगा और आपको कोई पूछेगा भी नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम अभी जाओ और जाकर खिचड़ी की गैस तोड़ दो। जब सारे गांव वाले उसके यहाँ खिचड़ी खाने आएंगे तो रघु को बेइज्जत करेंगे। रामू जमींदार गोपी की बात सुनकर रघु के यहाँ चुपके से जाता है।
रामू चुपके से खिचड़ी के चूल्हे को तोड़ देता है। रघु खिचड़ी बनाने की व्यवस्था में जुट जाता है। सबसे पहले वो चूल्हा देखने के लिए जाता है, लेकिन चूल्हा टूटा हुआ देख वो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, कल क्या होगा? चूल्हा तो टूटा हुआ है, मैं खिचड़ी कैसे बनाऊंगा? राजू सभी गांव वालों को बताने के बाद वापस रघु के यहाँ आता है। रघु को एक कोने में बैठ देख राजू रघु के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है कि आखिर क्या बात हो गई। रघु भैया, क्या हो गया? आप इतने चिंता में क्यों हो? राजू, कल जिस चूल्हे में खिचड़ी पकने वाली थी, वो चूल्हा को किसी ने तोड़ दिया। अब कल खिचड़ी कैसे बनाएंगे? चूल्हा भी इतनी जल्दी नहीं सूखेगा बारिश के कारण। रघु भैया, आप चिंता ना करें, मेरे पास एक गैस है जिस पर कल हम लोग खिचड़ी बना लेंगे। राजू भागते हुए अपने घर आता है और बेकार पड़े गैस को उठाकर रघु के यहाँ ले जाता है। उसके बाद उसी गैस में मिट्टी से अच्छी तरह लेप के बढ़िया सा खिचड़ी का गैस बना देता है। खिचड़ी का गैस तैयार था, बस अब सुबह होना बाकी था। राजू अंदर चला जाता है। तभी राजू को बिजली गिरने की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, अब ये बिजली किसके ऊपर गिर गई? सुबह उठते ही राजू खिचड़ी की गैस देखने जाता है। राजू खिचड़ी की गैस को देखता है तो खिचड़ी की गैस बिल्कुल ठीक होती है। तभी राजू, सब ठीक है ना? हाँ रघु भैया, सब ठीक है। अब हम लोग खिचड़ी बना सकते हैं। गांव वाले जमा होने लगते हैं। खिचड़ी अभी तक खिचड़ी की गैस में चढ़ी भी नहीं थी। लोग भूख से परेशान थे। रघु जल्दी से खिचड़ी की गैस में खिचड़ी चढ़ा देता है। दीपा चाचा, थोड़ा इंतजार करना होगा, खिचड़ी चढ़ गई है, थोड़ी ही देर में बन जाएगी। रघु बेटा, गांव वाले बहुत भूखे हैं, थोड़ा जल्दी करो। रघु भाग के खिचड़ी देखने जाता है। खिचड़ी बन चुकी थी। रघु खिचड़ी को देख चौंक जाता है। अभी तो खिचड़ी चढ़ाई थी, इतनी जल्दी खिचड़ी बन भी गई, ये कैसा चमत्कार है? रघु ज्यादा सोचता नहीं है और खिचड़ी गांव वालों को खिलाने लगता है। गांव वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और खिचड़ी की मात्रा कम। ये देख रघु चिंता में पड़ जाता है। गांव वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और खिचड़ी की मात्रा कम। रघु भाग के खिचड़ी देखने जाता है, लेकिन खिचड़ी अभी भी पूरा भरा हुआ था। ये देख रघु चौंक जाता है और ये कैसे हो सकता है? रघु ज्यादा नहीं सोचते हुए पूरे गांव वालों को खिचड़ी पेट भर के खिलाता है। उसके बाद रघु राजू के पास जाकर इस चमत्कार के बारे में बताता है। राजू, ये चमत्कार कैसे हुआ? रघु भैया, रात में खिचड़ी की गैस में बिजली गिरी थी। खिचड़ी की गैस में बिजली गिरी थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि खिचड़ी की गैस जादुई हो गई है और वो अपना चमत्कार दिखा रही है। रघु भैया, तब तो कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। रघु राजू की मदद से सिर्फ अपने गांव के गरीब लोगों को ही नहीं, बल्कि अगल बगल गांव के गरीब लोगों का उस जादुई खिचड़ी की गैस में बने खिचड़ी से पेट भर के खाना देता है। आसपास के गांव वाले लोग रघु की बहुत इज्जत करने लगे। इस दिन एक किसान दौड़ते हुए रघु के पास आता है और रघु भैया, बारिश की वजह से फसल खराब हो गई थी, अब हम क्या करें? फसल को दोबारा कैसे उगाएं? आप यही रुकिए, हम आपको कुछ देते हैं, उसे आप अपने खेत में डाल देना, हो सकता है कि आपकी फसल वापस से फलने लगे। रघु अंदर जाता है और जादुई खिचड़ी की गैस में बने खिचड़ी को लाकर उस किसान को दे देता है। किसान खिचड़ी को ले जाकर अपने खेत के चारों तरफ डाल देता है। कुछ दिनों बाद फसल वापस फलने लगता है, जिससे किसान बहुत खुश हो जाता है। समय बीतता गया। सभी लोग रघु का बहुत इज्जत करने लगे, जिसे देखकर जमींदार गोपी को बहुत जलन होने लगी। उसे पता चल गया कि रघु ये सब सारा काम उस जादुई खिचड़ी की गैस की मदद से कर रहा है। एक दिन जमींदार गोपी, रामू, उस जादुई खिचड़ी के गैस को अपने पास लाना होगा ताकि लोग उस रघु को छोड़कर हमारी इज्जत करने लगे। मालिक, तो क्यों ना हम इस जादुई खिचड़ी की गैस को चुरा ले? बिल्कुल सही बोले। गोपी और रामू दोनों चुपके से जादुई खिचड़ी की गैस को चुराना चाहते हैं।
जैसे ही रामू जादुई खिचड़ी की गैस को छूता है, उसे करंट लगने लगता है और गोपी रामू को चिपके देख उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, तो उसे भी करंट लगने लगता है। जादुई खिचड़ी की गैस गोपी और रामू को उछाल के दूर फेंक देती है। गोपी और रामू की आवाज सुनकर रघु बाहर आता है। कौन है वहाँ? रघु, हमें माफ कर दो। हम दोनों तुम्हारे इस जादुई खिचड़ी की गैस को चुराने आए थे, लेकिन हमें अब सबक मिल गया है। हाँ रघु भैया, हमें माफ कर दो। ठीक है, तुम दोनों यहाँ से जाओ और दोबारा यहाँ पर नहीं आना। गोपी और रामू वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रघु उस जादुई खिचड़ी की गैस की मदद से ऐसे ही सबका पेट भरता रहा। मनुष्य ना तो पशुओं को समझ पाए हैं और ना उनका आभार मान पाए हैं, ना गधे के भोलेपन का आदर करते हैं और गायों को तो अपने काम आने वाले साधारण प्राणी समझते हैं। परंतु पुष्पा बाकियों से बिल्कुल अलग थी। वो अपने दोनों गाय राम और श्याम से बहुत प्रेम करती थी, पर उसकी बहू कीर्ति गायों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पुष्पा पूरे दिन अपनी गायों के कामों में ही व्यस्त रहती थी। उन्हें खाना खिलाना, नहलाना, खेत में ले जाना, फिर शाम को आकर उन्हीं के पास बैठकर बातें किया करती थी। वो दोनों गाय भी पुष्पा को बहुत अच्छे से पहचानते थे और राम और श्याम में भी अच्छी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। आज मैं भारी बोझ उठाऊंगा, तू हल्का उठा लेना। नहीं, तूने तो कल भारी उठाया था, तो आज मेरी बारी हुई ना, मैं भारी बोझ उठाऊंगा। अरे तुम दोनों में क्या हो रहा है? तुम दोनों पता नहीं क्या ही करते रहते हो। पीठी थोड़ी दूर खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही थी और मन ही मन जल रही थी। ज्यादा ही प्यार आ रहा है ना इन गायों पर। अब देखना मैं क्या करती हूँ। सुबह पुष्पा उन्हें घास खिलाने खेत में ले जाती है और फिर शाम को तीनों खेत से घर वापस आते हैं। फिर दोनों गाय एक दूसरे को पुचकारते और पुष्पा उन्हें ताजे ताजे घास और चारा बड़े प्यार से खाने को देती। एक दिन पुष्पा की बहू कीर्ति सुबह सुबह उठकर अपनी सास को बिना बताए दोनों गायों को अपने भाई कुलदीप के पास ले छोड़ आती है। ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? पता नहीं, शायद पुष्पा की आज तबीयत खराब होगी, इसीलिए उसकी बहू कीर्ति हमें घास चराने ले जा रही होगी। थोड़ी दूर जाने के बाद राम और श्याम को पता चलता है कि वो कहीं और जा रहे हैं। कीर्ति के साथ जाने के बाद राम और श्याम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि वो कहीं और ही ले जाए जा रहे हैं। वे दोनों गाय बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर कीर्ति दोनों गायों को अपने भाई के पास छोड़कर घर वापस चली जाती है और इधर पुष्पा अपनी गायों को गौशाला में न देखकर रोने लगती है। तभी उसकी बहू कीर्ति उसके सामने आती है। कीर्ति, देखो मेरे राम और श्याम कहाँ चले गए? रात को तो वे गौशाला में ही थे, पर सुबह सुबह जब मैं उठी तो गौशाला में बंधे हुए नहीं थे। तुम्हें पता है वो कहाँ गए हैं? उनका तो खाने का समय भी हो रहा है। मुझे क्या पता वो कहाँ है, मुझे थोड़ी बता के जाते हैं। देखो, हो सकता है कि वो यहाँ से कहीं और चले गए जहाँ उन्हें और भी स्वादिष्ट खाना मिल रहा हो। पुष्पा ये सुनकर दुखी हो जाती है और वो चुपचाप गौशाला में बैठकर अपने गैया राम श्याम के लौटने का इंतजार करती रहती है। राम और श्याम को पुष्पा ने कभी नहीं मारा था। कुलदीप के मारने पर वे अड़ गए और घूमकर कुलदीप को ही सींग मारने की कोशिश करने लगे। मुझे मारेगा तू? चल आगे चल, आगे बढ़। इन गायों को खिला खिला कर सांड बना दिया है। अच्छा ही है, मुझे तो उनके ज्यादा पैसे मिलेंगे। कुलदीप ने राम और श्याम को छोटी सी गौशाला में बांध रखा था और खाने के लिए सूखी घास दी थी। ये जगह, यहाँ के लोग सब कुछ विचित्र हैं। हाँ, और तो और इसने हमें सूखी घास खाने को दी है। खाने का मन ही नहीं कर रहा है। एक दूसरे को सांत्वना देते रहे और मन ही मन जाने की इच्छा करते रहे। चलो राम, इस खूंटी को तोड़कर घर लौट चले। खींचो राम, खींचो। पर अगर पकड़े गए तो ये कुलदीप हमें छोड़ेगा नहीं। नहीं राम, हम पुष्पा के पास चले जाएंगे। हम इस घने जंगल के अंदर से भागेंगे।
ऐसा कहकर दोनों कुलदीप के जाने का इंतजार करते हैं और फिर दोनों खूंटी उखाड़कर जंगल की ओर दौड़ते हैं। हम भटक गए हैं, अब क्या करें? पहले मटर की ये ताजी बलिया खा लेते हैं, फिर आगे जाने की सोचेंगे। शाम बलिया खाने चला गया और तभी पीछे से कुलदीप और उसके कुछ साथी शाम को पकड़ने के लिए आ रहे थे। राम ने उन्हें देख लिया और शाम को बचाने के लिए वो भागा, पर वो दोनों पकड़े गए और उसके दोस्तों ने मिलकर दोनों गायों को एक अंधेरे गौशाला में बंद कर दिया, जहाँ उनकी तरह बहुत सारे पशु थे जो भूख के मारे छटपटा रहे थे। कुछ दिन बीत गए, उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया गया। वो दो मासूम गाय भी बाकी पशुओं की तरह कमजोर होते जा रहे थे। मेरी तो भूख के मारे जान ही निकल जा रही है। हमें एक और बार भागने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे बैठे बैठे हम कितना दिन जी पाएंगे? मेरे में तो और जान नहीं बचा। तुम देखो, अगर कुछ कर पाए तो। राम गौशाला की दीवार पर धक्का मारता रहा और कुछ देर बाद दीवार पुरानी होने की वजह से धर-धरा कर टूट गई। दीवार टूटती हुई गौशाला के बाकी पशुएं उस टूटी दीवार के अंदर से बाहर निकल गए। श्याम, जल्दी से आओ, दीवार टूट गई है। हमें अभी यहाँ से भागना होगा। जल्दी से आओ इधर। नहीं रहा, तुम जाओ, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ अब। ये क्या बोल रहे हो श्याम? तुम्हें छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा हिम्मत करो और उठ खड़ा हो। सभी भाग गए, हमें भी भागना है अब। थोड़ा हिम्मत करो श्याम। उनकी बातों बातों में गौशाला में कुलदीप आ जाता है और वो राम और श्याम को पकड़ लेता है। अच्छा, दीवार तोड़ दिया तूने, बाकी जानवरों को भी भगा दिया। रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। कुछ दिन बाद कुलदीप ने राम और श्याम दोनों गायों को एक कसाई को महंगे दामों में बेच दिया। ये रहा गाय का जोड़ा, आप इसे अभी ले जा सकते हैं। दोनों गाय जान चुके थे कि वो कसाई उन्हें क्यों खरीद रहा है। ये तो हड्डी का ढांचा रहेगा, मुझे यही तो चाहिए। कसाई दोनों गायों को लेकर गौशाला से बाहर निकलता है और जंगल की ओर से दोनों को मारते हुए ले जाता है। हमें मार दिया जाएगा। ईश्वर हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे पुष्पा की याद आ रही है। हम कितने अच्छे से रहते थे तब। अब हम नहीं बच सकते। हमें ये कसाई मार ही देगा। कई घंटों तक वे चलते रहे। राम को सड़क जानी पहचानी लगती है। श्याम, हमें इसी रास्ते से लाया था। हम अपने घर के पास पहुंच रहे हैं। ये सुनकर श्याम खुश हो जाता है। दोनों ही सिर झटकाकर रस्सी तोड़ देते हैं और फिर बछड़ों की तरह भागकर पुष्पा के घर की तरफ जाते हैं। भाग श्याम, जल्दी से भाग। हम पुष्पा के घर की ओर आ ही गए हैं। हाँ राम, तुम भी जल्दी से भागो। पुष्पा घर के बाहर चुपचाप दुखी मन से बैठी हुई थी। अपनी दो प्यारे गायों के जाने के बाद उसके पास करने को कुछ काम ही नहीं बचा था और इतने में राम और श्याम पुष्पा के पास भागे आते हैं। अचानक से अपनी गायों को देखकर पुष्पा चौंक गई और खुशी के मारे बोलने लग गई। राम, श्याम, आ गए तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पर तुम हो कि मुझे मिले ही नहीं। कहाँ चले गए थे? बोलो, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? थोड़ी देर बाद कसाई भी पुष्पा के घर आता है। ये दोनों मेरे गाय हैं। मैंने इन्हें महंगे दामों में खरीद लिया है। जब मैंने इन्हें बेचा ही नहीं, तुम इन्हें कैसे खरीद सकते हो? ये मेरे गाय हैं और मैं इन्हें कभी नहीं बेचूंगी। तुम्हारे गाय हैं? मैं इन्हें खरीद कर घर ले जा रहा था और ये भागकर तुम्हारे पास आ गई। अच्छे से बोल रहा हूँ, मुझे मेरे गाय वापस करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुझ जैसी बूढ़ी को सबक सिखाकर ही रहूंगा। इतना बोलने पर श्याम भड़क कर उस पर वार करता है और वो आदमी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तभी पुष्पा की बहू कीर्ति घर के अंदर से बाहर आती है। कीर्ति अंधी हो चुकी थी, उसको अपने कर्मों की सजा मिल चुकी थी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। उसके बाद से वो दोनों अपने गाय राम और श्याम के साथ खुशी खुशी रहने लगे।